नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चतरा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां राहुल दुबे गैंग के साथ मुठभेड़ हुआ है। अपराधी विकास कुमार को गोली लगी है। पैर में गोली लगने के बाद वो घायल हो गया। टंडवा पिपरवार सीमा पर मुठभेड़ हुई है, तो घायल अपराधी हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। देखिए, पुलिस से घिरता देख उसने फायरिंग की थी। गिरोह के दूसरे अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन अब तेज कर दी गई है। पिछले दिनों कोल परियोजना पर की गई थी फायरिंग। चंद्रगुप्त कोल परियोजना पर की थी फायरिंग, तो अपराधियों ने की थी 20 राउंड तक फायरिंग। और इस घटना के बाद पुलिस ने तेज किया था अभियान। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं चतरा से, जहां गिरोह के दूसरे अपराधी फरार हो चुके हैं, लेकिन मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। और रांची से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। देखिए, छात्रों और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई है, जिसमें कुलपति, प्रोटोकॉल और डीएसडब्ल्यू भी मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि मेंस और हॉस्टल फी को लेकर के दोनों पक्ष के बीच सहमति नहीं बन सकी है। छात्र मेंस चार्ज 3,000 जो मेस चार्ज है वो 3,900 रुपए से कम करने और यूजी-पीजी हॉस्टल फी में कटौती की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि प्रबंधन ने फिलहाल फी कम करने से इनकार कर दिया है। प्रबंधन ने भोजन की गुणवत्ता और हाइजीन बेहतर करने का भरोसा जरूर दिलाया है। अब एक बार फिर से इस गतिरोध को खत्म कराने के लिए अब से कुछ ही देर में 11 बजे दूसरे राउंड की बैठक भी होने वाली है। तो रांची से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, छात्र लगातार मेस के खाने के दाम को कम करने के लिए, फी को कम करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? क्या बातचीत में निष्कर्ष निकल के सामने आया है? महत्वपूर्ण बैठक कहें या फिर दूसरे राउंड की बैठक कहें, आज 11 बजे से बैठक शुरू होगी। कल रात भी तकरीबन 2.5 घंटे तक बैठक चली है ऑडिटोरियम हॉल में, जिसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तो छात्रों की मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। पहला तो मेस का जो चार्ज बढ़ाकर 3900 रुपए किया गया प्रति छात्र महीना, उसे कम किया जाए। और जो मेस में जो गंदगी है उसको, जो हाइजीनिक नहीं है, जानवरों की पहुंच है मेस तक, उसको खत्म किया जाए। और तीसरी मांग है कि अगर मान लीजिए कि मेस है तो कम से कम टोकन सिस्टम लागू किया जाए कि छात्र जितना खाएं, दिन में एक बार खाएं, अगले दिन ना खाएं, तो टोकन दें, उतना ही पैसा उनका खर्च हो। इन तमाम बातों को लेकर वहां कल जो 2.5 घंटे तक बैठक हुई, तो इस बैठक में सहमति नहीं बनी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ये जरूर कहा कि हम मेस को हाइजीनिक बनाएंगे। वार्डन और जो डीडब्ल्यूएस है वो बाकायदा हर दिन भोजन को चखेंगे और उसका स्वाद लेंगे और वास्तव में बताएंगे कि वास्तव में भोजन सही बना या नहीं बना। मतलब प्रबंधन की ओर से हर दिन भोजन का टेस्ट किया जाएगा, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। तो संजय, क्योंकि देखिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले तो गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठा, फिर चार्ज को लेकर के सवाल उठा, तो क्या पहले से विश्वविद्यालय की तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी किया गया था कि मेस के खाने का चार्ज बढ़ाया जा रहा है? तो नोटिस जारी किया जाता है बाकायदा। जब इसका टेंडर होता है, किसी वेंडर को दिया जाता है, तो बाकायदा सब चीजें होती है। तो छात्र शुरुआत से इसका विरोध कर रहे थे। 3403 जैसे धीरे धीरे जैसे हर साल तकरीबन जो है इसकी जो मेस का जो चार्ज वो बढ़ता है, तो इस बार जो मेस का चार्ज बढ़ा, तो छात्र शुरू से इसका विरोध कर रहे थे कि वास्तव में मेस में जिस क्वालिटी का खाना नहीं दिया जा रहा है उसके बनिस्बत ज्यादा जो है चार्ज वसूला जा रहा है। तो कल भी जब बैठक हुई तो प्रपोजल छात्रों की ओर से दिया गया, ठीक है 3900 रुपए हम आपको मेस का चार्ज देंगे, लेकिन जो यूजी का जो हॉस्टल का चार्ज है 6600 रुपए और पीजी का जो छात्र का हॉस्टल का जो चार्ज है एक कमरे का 9000 रुपए, उसको कम किया जाए। छात्र ने बाकायदा कहा कि अगर आप मेस का चार्ज कम नहीं करते तो हॉस्टल फी में रिलैक्स दीजिए। और इन्होंने बाकायदा इसके लिए एग्जाम्पल दिया, बॉम्बे में जो पुराना हॉस्टल था वो 1800 रुपए में चल रहा था। मतलब कि अब तो जहां आपको चेड़ी मनातू में जो नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है बना है, वहां तो बाकायदा परमानेंटली हॉस्टल बन चुका है, नई बिल्डिंग है, सब कुछ है, तो जाहिर है कि चार्ज भी बढ़ा है। तो ऐसे में आज दूसरे राउंड की बैठक होगी 11 बजे से। छात्रों की ओर से भी नया प्रपोजल खुद दिया जाएगा, एक सहमति निकालने की कोशिश होगी। लेकिन बता दें कि 2 छात्र जो भूख हड़ताल में बैठे थे वो हालांकि उनका भूख हड़ताल स्थगित हो गया है। अब एक नया छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गया है। उस छात्र की मांग है कि अटेंडेंस कम होने की वजह से उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है, उसका साल खराब हो जाएगा।
बिल्कुल ऐसे में वो संजय, लगातार अब कुछ ही देर में 11 बजे से दूसरे राउंड की बैठक होगी। देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आता है, क्या फैसला लिया जाता है मेस के चार्ज को लेकर के। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और रांची से इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां जेपीएससी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। श्वेता गुप्ता को किया गया है सस्पेंड। तो गिरफ्तारी के करीब 1 महीने के बाद निलंबन हुआ है उनका। जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक थी श्वेता, और आपको बता दें कि सीआईडी ने 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। परीक्षा में धांधली मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको जेपीएससी से जुड़ी हुई इस वक्त बता रहे हैं, श्वेता गुप्ता को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लगातार जेपीएससी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। वैसे में जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। गिरफ्तारी के करीब 1 महीने के बाद उनका निलंबन हुआ है। जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक थी श्वेता। सीआईडी ने 22 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया था। परीक्षा में धांधली मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो जेपीएससी से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीआईडी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है और श्वेता गुप्ता को सस्पेंड किया गया। तो जेपीएससी के उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता के निलंबन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी 22 जुलाई को सीआईडी ने की थी, लेकिन गिरफ्तारी के करीब 1 महीने के बाद उनके निलंबन को लेकर के अधिसूचना जारी होने पर सियासत देखिए गर्मा गई है। अब यह सवाल ये उठ रहा है कि आखिर निलंबन में इतनी देरी हुई तो हुई क्यों। सवालों पर जेएमएम सीधे तौर पर जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहा है, तो बीजेपी सरकार इसका पोल खोलती हुई नजर आ रही है। देखिए, जहां तक मुझे भी जानकारी है, निलंबन में विलंब हुआ, लेकिन उसका जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे या कोई प्रवक्ता नहीं दे पाएगा। ये कार्मिक विभाग का काम है। कहां चूक हुई और क्यों हुई, ये सरकार देखेगी, निश्चित रूप से देखेगी। हमाम में सब नंगे हैं साहब, सब यहाँ पर चोर हैं। जितना सिस्टम में आप देखेंगे कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है। ये सरकार का नियम है और ये बताना चाहिए जेएमएम को कि सरकार के नियम का उल्लंघन क्यों हुआ। किसी की गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के भीतर जो सरकारी नियम है उसके अनुसार उसका सस्पेंशन हो जाता है। तो ये 1 महीने की देरी क्यों हुई? क्या श्वेता गुप्ता बहुत बड़े बड़े राजदारों के राज जानती हैं? क्या सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों तक पैसा पहुंचता था, वो भी ये भेद खोल देती? 1 महीने जो विलंब हुआ ये सरकार की पोल खोलता है। देखिए, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर के अब नई यात्रा की शुरुआत की है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत देवनाथ महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा के लुकैया टार पहुंचे। यहां शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा कर पूजा और माल्यार्पण के बाद उन्होंने भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुभारंभ किया है। और ये यात्रा झारखंड के सभी 24 जिलों से होकर के गुजरेगी। इस दौरान उन्होंने सखुआ का पौधा भी लगाया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो ने यह भी कहा कि छात्रों के हक और भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए पूरे राज्य में लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो देखिए, सोमवार की देर शाम छात्र नेता देवेंद्र महतो ने रामगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया है और आगे की यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर देवेंद्र महतो ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार सहित छात्रों की बाकी हक और अधिकार के लिए ये आंदोलन उन्हें जागरूक करेगा, क्योंकि नौकरी के नाम पर छात्रों को अब तक सिर्फ ठगने का काम किया गया है। 26 साल में हर परीक्षा और बहाली में धांधली हुई है। तो देवेंद्र नाथ महतो ने देखिए, ये झारखंड के जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं परेशान हैं। जो परीक्षा का नाम लीजिए, जिस भर्ती बहाली का नाम लीजिए, हर एक पर धांधली है। अब बताइए, नौकरी को बेचा जाएगा। एक तो झारखंड में कोयला, बालू, अबरक, बॉक्साइट सब बेचा जा रहा है। जल जंगल जमीन को बेचा जा रहा है। झारखंड को तो बेच ही रहा है ये लोग, नौकरी को भी बेच रहा है। मतलब समझ रहे हैं, झारखंड के आत्मा को बेच रहा है। और झारखंड का आत्मा अगर बिक जाए तो झारखंड कैसे चलेगा? झारखंड चौपट हो जाएगा। और हम लोग ने इस लड़ाई को कई चरण पे लड़ा, कई स्वरूप पे लड़ा। 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में सुधार। और आज पहला दिन हम लोग को
छात्र का बहुत व्यापक रूप से जन समर्थन मिल रहा है। गोला में, चितरपुर में, अभी रामगढ़ की धरती में यहाँ पे जन समर्थन मिला। इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के आर्थिक हितों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा है। देखिए, केंद्र सरकार के MMDR कानून में प्रस्तावित संशोधन को लेकर के वित्त मंत्री ने चिंता जताई है और ये कहा कि इससे खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड को भारी राजस्व नुकसान हो सकता है। वित्त मंत्री के मुताबिक सेस के माध्यम से राज्य को वर्ष 2026-27 में करीब 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान भी है, लेकिन कानून में बदलाव से इस राजस्व पर असर पड़ सकता है। साथ ही झारखंड के करीब 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये का मुद्दा भी उठाया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार अपने आर्थिक हितों को लेकर के केंद्र के समक्ष मजबूती से पक्ष रखेगी और जरूरत पड़ने पर संवैधानिक मंचों का भी सहारा लिया जाएगा। राज्य में MMDR संशोधन कानून को लेकर काफी चर्चा है। वित्त मंत्री लगातार इस कानून को लेकर राज्य की आर्थिक चिंताओं को जाहिर भी कर रहे हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इससे संबंधित एक पत्र नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को भी लिखा है। हमारे साथ सीधे वित्त मंत्री हम उनसे जानेंगे। सर, आपने एक पत्र जो लिखा है नेता प्रतिपक्ष को, उस पत्र को लिखने का मकसद क्या है? क्या आप उनसे चाहते हैं कुछ इस मामले में कि वो भी इंटरफेयर करें? हाँ, बिल्कुल। देखिए, झारखंड किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक व्यक्ति का नहीं है। झारखंड सभी का है। झारखंड के हितों की रक्षा करने की जिम्मेवारी सभी की है। जिस तरह खान खनिज विकास अधिनियम में संशोधन करके केंद्र सरकार ने इस तरह का कानून राज्यों के ऊपर थोपा है, जिससे राज्य आर्थिक रूप से प्रभावित होगा। हमने महसूस किया है, हमने जो आकलन किया है उससे ये पता चला है कि सेस लगाने का जो अधिकार हम लोगों ने लिया था विधानसभा के माध्यम से विधेयक पारित करके, हमने जो कानून बनाया था, जमीन हमारे नीचे का जो है सो खनिज प्रॉपर्टी और सारा आर्थिक लाभ केंद्र सरकार को, तभी ये हम अपनी मर्जी से सेस नहीं लगाए थे। ये सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आलोक में, जिसमें ये कहा गया था कि राज्य जो खनिज युक्त जमीन है वो भी जमीन है, राज्य सरकार अगर चाहे तो वो सेस लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आलोक में ही हम लोगों ने सेस लगाना प्रारंभ किया था। अब इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों का ये अनुमान था कि 14,000 करोड़ रुपया सेस के माध्यम से मिलेगा, लेकिन ये जो कानून में संशोधन कर दिया गया, अब हम ये नहीं ले सकते हैं सेस। यहाँ तक इतना ही नहीं, उस संशोधन में 9D ये बड़ा ही घातक धारा केंद्र सरकार ने जोड़ा है। हम पिछले बकाया अगर कोल कंपनी के पास है तो हम अब वो भी नहीं ले सकते। 1,36,000 करोड़, 1,36,000 करोड़ रुपया। अब सवाल उठता है कि देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है कि हमारे पास आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो खनिज है। अगर आप उस पर रोक लगा देंगे कि हम कोई टैक्स नहीं ले सकते हैं, सेस नहीं ले सकते हैं, तब बताइए कि इस राज्य में पर कैपिटा इनकम कम है, परचेजिंग कैपेसिटी कम है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर है। हेमंत सोरेन की सरकार लगातार मैया समान योजना को हम चला रहे हैं। आधी आबादी को हम इस सम्मान राशि के माध्यम से उनकी आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं। अब ये तो बाधित हो जाएगा। पब्लिक वेलफेयर की जितनी सारी योजनाएं हो सकती हैं उस पर ये प्रभावित होगा इस कानून के लागू होने से। तभी मैंने बाबूलाल जी को कहा है कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र का एक भाग है, वो अपने जगह पर है, चुनाव में दिखनी चाहिए, लेकिन जब राज्य का हित हो तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं दिखनी चाहिए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर साहब बता रहे हैं कि MMDR संशोधन कानून जो है वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का विषय नहीं है, बल्कि झारखंड के हितों का विषय है और ऐसे में इसमें विपक्ष को भी साथ आना चाहिए। लेकिन ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार झारखंड को इतना कमजोर करना चाहती है ताकि एक बार फिर झारखंड में बीजेपी को वापसी का रास्ता मिल सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
देखिए, केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन कानून को लेकर के अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नाम से लिखी गई वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की चिट्ठी चर्चा का विषय बनी हुई है और इसको लेकर के जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी शिक्षक रहे हैं, उन्हें इन बातों को समझने की जरूरत पड़ रही है। वहीं बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने अपने पत्र में तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है। झारखंड हित में अब सोच कहां है विपक्ष की? विपक्ष को तो गुजरात से चश्मा भेज दिया जाता है और उस चश्मे से ये लोग देखते हैं। झारखंड हित की बात करते ही नहीं, भूल से भी नहीं करते हैं। उनको सिंपल गणित नहीं पता है कि झारखंड को कैसे नुकसान होगा। 14,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का नुकसान है। तो हमारे विद्वान मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने बहुत विस्तार से समझा दिया उनको। वो तो शिक्षक हैं, पढ़े लिखे, मैं मानता हूं बाबूलाल जी को, लेकिन बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई, बौद्धिक स्तर कहाँ चला गया? कहना है कि एमएमडीआर एक्ट से फायदा होगा राज्य को संशोधन से, क्योंकि अभी आप देखेंगे बीसीसीएल का प्रोडक्शन सेल्स लगने के बाद 13% गिर गया है और आयरन ओर की कीमतों की अगर आप तुलना करें तो यहाँ टैक्स लगने के कारण झारखंड में आसमान छू रहा है। उड़ीसा में बहुत कम है। झारखंड में आयरन ओर की माइंस बंद हो रही हैं। तो अब झारखंड में रॉयल्टी अगर कम आएगा मिनरल से केंद्र को, तो केंद्र उसी हिस्से को कम तरीके से राज्य को देगी। तो वित्त मंत्री जी ने अपने पत्र में इन बातों को दबाने का काम किया है और वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की डफली बजा रहे हैं। केंद्र की मंशा है राज्य के रिसोर्सेज को अपने हाथों में लेना। ये राज्यों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर राज्य के पास मिनरल्स हैं जिससे पूरा देश समृद्ध हो रहा है, तो उस मिनरल्स का लाभ यहाँ के राज्य सरकार को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ केंद्र द्वारा नियंत्रित हो। जीएसटी के कारण कितना कुछ झेलना पड़ता है। 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास बकाया था, अब इस बिल के आने पर शायद वो उसको भी नहीं देना चाहेंगे। इस कानून को जनता के पास लेकर जाने वाली है। कानून में क्या प्रावधान किया गया है और शेष के नाम पर किस प्रकार से यहाँ पर लूट हो रही थी, वो जनता को हमारे कार्यकर्ता बताने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने देखा है कि झारखंड में बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, वो झारखंड से लोग कोयला नहीं ले रहे हैं, वो उड़ीसा से मंगा रहे हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा पारित एमएमडीआर खनिज संशोधन विधेयक को लेकर के अब जेएमएम पहले ही विरोध जता रही है, तो वहीं झारखंड सरकार का साथ देते हुए अब सीपीआई-एमएल पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी विधेयक को झारखंड विरोधी बताया। विरोधी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस देश में जो खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा के ऊपर वहां के संबंधित राज्यों को भी हक मिलेगा कि आप अपने हिसाब से सेस लगा सकते हैं, जिससे राज्यों का रेवेन्यू बढ़े। राज्यों का रेवेन्यू बढ़ेगा तो राज्य में वेलफेयर के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए खर्च किया जा सकेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। वो चाहती है कि भाई देश के खनिज संपदा के ऊपर कब्जा हो और सरकारों का फेडरल स्ट्रक्चर में कोई अधिकार ना हो। इसलिए मैं मानता हूं ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये झारखंड के तमाम लोग, जिन लोगों ने लड़ करके झारखंड अलग राज्य हासिल किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर गिरिडीह से आपको बताते हैं, जहां भू धसान की घटना से हड़कंप मच गया है। भू धसान की चपेट में सीसीएल का अस्पताल भी आ गया, जिसके 2 भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं सड़क सहित आसपास का हिस्सा भी चपेट में आया है और कई जगहों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। भू धसान की खबर के बाद सीसीएल के अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया और तत्काल अस्पताल के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल परिसर में किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तस्वीरें आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। भू धसान से देखिए, अस्पताल को बुरी तरीके से नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि जो कर्मचारी वहां काम करते थे उन्हें भी फिलहाल बाहर निकाल दिया गया है। साइट पर आए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पूरे एरिया को हम लोग कॉर्डन ऑफ कर देंगे, कोई आदमी ना आए, जानवर ना आए। और उसके बाद इसको थोड़े दिनों के लिए हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भू धसान का जो है उसमें मूवमेंट और बढ़ रहा है, घट रहा है। उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले है कि आदमी का एंट्री हर
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात झारखंड की हो और हाथी की ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। रामगढ़ में एक बार फिर से देखिए हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। गोला वन क्षेत्र के सुतरी में 22 और कोरंबे में 2 हाथी के झुंड ने मक्के और धान की फसल को तबाह कर दिया। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जंगली हाथियों को खदेड़ दिया है, लेकिन ये हाथी अभी भी पास के ही जंगल में डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ के वन क्षेत्र में 44 से ज्यादा हाथियों का झुंड लगातार घूम रहा है और पिछले 15 दिनों में अलग अलग घटना में 4 लोगों की जान भी ले ली है हाथियों ने। डीएफओ का यह दावा है कि वन विभाग की क्यूआरटी टीम लगातार हाथियों को खदेड़ने में लगी हुई है। वन विभाग अपने तरफ से क्यूआरटी शाम में ही लगा देती है और सुबह 8 बजे तक डटे रहते हैं ताकि कम से कम क्षति हो, लेकिन क्षति होती है, क्षति कम हो रही है, यही हमारे प्रयासों का फल है। आप देख सकते हैं कि ये रोड बनने के कारण जो हेसापोड़ा का जो झुंड है हाथियों का, वो रोड क्रॉस करके गोला के अन्य क्षेत्रों में नहीं जा पा रहा है। ये सीधा सीधा एविडेंस है कि रोड बनने के प्रक्रिया में कुछ अवरोध आया है, जो कि पासेस बनने के बाद ठीक हो जाएगा। और सरायकेला के इंचागढ़ में भी 12 से 15 हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। देखिए 24 घंटे में हाथियों के झुंड ने ग्रामीण क्षेत्रों में डेरा डाला हुआ है और हाथियों के झुंड ने कई गांवों में कई एकड़ धान की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे कि लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। हाथियों का झुंड खाने की तलाश में गांवों और लोगों के घरों में घुस रहा है। सबसे ज्यादा खौफ में कच्चे मकान में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें हाथी आसानी से शिकार बना रहा है। चलिए अब बात मानसून की कर लेते हैं। तो देखिए राजधानी रांची समेत राज्य भर में 30 अगस्त तक बादल और बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 अगस्त को राज्य समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और इसको लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य भर में अभी तक सामान्य से 11% कम बारिश हुई है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम, रांची और सिमडेगा और इसके साथ ही सरायकेला, खरसावा जैसे जिले में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून इन दिनों परवान पर है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 30 अगस्त तक राजधानी समेत कई जिलों में बादल और बारिश बने रहेंगे। हालांकि राजधानी रांची की बात करें तो 27 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है और राज्य भर में इसको लेकर येलो अलर्ट है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का जो क्षेत्र बना है, उसका असर पूरे झारखंड पर दिख रहा है। कुल मिलाकर समझिए कि 30 अगस्त तक आपको बादल और बारिश देखने को मिलेंगे। हवा चल रही है, लेकिन हवा इतनी नहीं चल रही है कि वास्तव में कि बादलों को कहीं उड़ाकर और ले जाए। कुल मिलाकर समझ जाइए कि 30 अगस्त तक आपको बादल और बारिश देखने को मिलेंगे। राजधानी के आसमान को जरा देख लीजिए कि राजधानी के आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है। ऐसे में वास्तव में कि एक जानकारी आपको दे दें कि झारखंड में अभी तक इतनी बारिश होने के बावजूद सामान्य से 11% बारिश कम हुई है, लेकिन 3-4 जिले ऐसे हैं जहां बारिश सामान्य से ज़्यादा है, जिसमें राजधानी रांची भी शामिल है। राजधानी रांची में बारिश 4% ज़्यादा है सामान्य से। हर दिन जो आमदनी आपका चाय बिस्किट की दुकान है, वो हर दिन आमदनी ऐसा सामान्य तौर पर जब बारिश नहीं होती है तो आमदनी कितनी होती है? आमदनी कितना होता है बोलिए? हो उन्हीं का दुकान है। उनका दुकान है, आप कस्टमर हैं? आपका भी दुकान बगल में? नहीं, मेरा दुकान वहाँ है। अच्छा, आपका दुकान वहाँ है। चलिए हम बात कर लें। ए भैया जरा इधर आइए। देखिए लोग जो है कारोबार में सुबह सुबह व्यस्त हैं। बोले कि ये जो बारिश होती है तो परेशानी भी बढ़ जाती होगी। क्या बोले सर? बारिश से परेशानी भी बढ़ जाती होगी। हम लोग का गणपति नगर तरफ में बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इसलिए तालाब से पानी निकलता है, उसका नाली बनानी है। हम लोग जाते हैं 2 फीट 3 फीट बारिश होता है। भारी बारिश लेकर आएगा राजधानी रांची समेत कुछ जिलों में। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।